संतोष, वेलकम टू आय सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला जा रहा है, एवरी मॉर्निंग यू हैव द चॉइसेस। हर सुबह जब आप सो के उठते हैं तब आपके पास कुछ चॉइसेस होती हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये या तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि आप अपनी जो सपने देख रहे हैं सोते हुए वो ही सपने आप देखते रहें, या फिर आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उठें, अपना बिस्तर छोड़ें, सारा आलस छोड़ें और उन सपनों का पीछा करें, मेहनत करें उन सपनों के लिए जो आप सिर्फ बेड पे लेटे लेटे देखते हैं। आपको सक्सेस अचीव करने के लिए उन सपनों को खुली आंखों से देखना होगा, जिससे कि आप वहां पे पहुंच सकें, वो सक्सेस अचीव कर सकें, वो डिज़ायर अचीव कर सकें जो कि आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे दे ले लेते हैं कोरोना अपडेट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड के अंदर इस समय 1,31,41,856 कोरोना पॉजिटिव केसेस निकल के आ चुके हैं, जिसमें से लगभग 76,35,546 लोग पूरी तरीके रिकवर करके घर जा चुके हैं, और फिर 5,72,908 केसेस जो हैं ये लोग अपनी जान गंवा चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद अगर आप देखेंगे टॉप लेवल पे तो यूएसए, फिर ब्राज़ील, तीसरे नंबर पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पांचवे पे पेरू, फिर बाकी और कंट्रीज़ बने हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया के अंदर तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, दिल्ली में ये सारे केसेस। उसके बाद आप देखेंगे इंडिया के अंदर लगभग 8,98,680 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं, जिसमें से 5,66,000 लोग पूरी तरीके ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, और 23,569 लोग कोरोना की वजह से इंडिया के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये आप एक याद रख सकते हैं, क्योंकि डे पर डे इंडिया में जो केसेस हैं आप देखिए 19,214 केसेस रोज़, 2019 से 25,000 के बीच में रोज़ केसेस निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इशू बन रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए जो इस हेल्थ क्राइसिस को मैनेज करना कहीं ना कहीं कठिन होता जा रहा है। वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे आईसीयू जो है वो उस लेवल पे नहीं है, काम कर रहे हैं, और जिस लेवल पे हॉस्पिटल्स के होने की ज़रूरत है वो लेवल पे हॉस्पिटल्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए सरकार हालांकि अलग अलग कदम उठा रही है, एहतियाती कदम, और काफ़ी जगह अच्छे अच्छे आप डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स भी देख सकते हैं दिल्ली के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली अगर न्यूज़ आज की देखें तो ये श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की बात की जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया जिसमें बोला कि जो राइट्स हैं ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली की, उनकी राइट्स को रिज्यूम कर दिया जाएगा। वो ही अपने जो मंदिर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं उनको मैनेज करके चलेंगे। तो ये आप याद रख सकते हैं। पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है ये ट्रैवनकोर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट जज जो है तिरुवनंतपुरम के, वो इसके एक तरीके से आप बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे इस कमेटी के, और मैनेज करेंगे सारे अफेयर्स जो भी टेंपल में होते हैं, जितना भी जैसे आप देखेंगे चढ़ावा आ रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है उस मंदिर के अंदर, उसके बाद कितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है उस मंदिर के अराउंड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है उन सब चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें अब डिस्ट्रिक्ट जज की निगरानी में करी जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो टेम्पल है इसमें जो एक आपको मिक्स्ड आर्ट फॉर्म देखने को मिलेगा, केरला और द्रविडियन आर्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का टेम्पल जो है ये बनाया गया था। बेसिकली आप देखेंगे इसको रेनोवेट किया गया था 18 सेंचुरी के अंदर, ट्रेवेनकोर रॉयल हाउस, जिसको ही इस मंदिर की बेसिकली प्रॉपर इनहेरिटेड राइट्स हैं इसके पास। इसमें इट इज़ वन ऑफ 108 दिव्य देशम्स, यानी कि सेक्रेड प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु भगवान की ये एक इम्पॉर्टेंट वर्शिप साइट है, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो टेम्पल है इस पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल सर्किट, ये स्पिरिचुअल सर्किट का भी पार्ट है अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए MAPGR, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्सेज, और जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड एंड ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैव अग्रीड टू कंजर्व द, जो MAPGR जिसे आप बोलते हैं मेडिसिनल, ये जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जिसमें आप देखेंगे खुशबू आती है, और इनका जो
जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको कंजर्व, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। ये जो कंजर्वेशन होगा ये बेसिकली किया जाएगा ICAR के द्वारा, जो कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज करेगा नेशनल जीन बैंक के अंदर में इसका। और जो रीजनल स्टेशन फॉर मीडियम टर्म स्टोरेज मॉड्यूल है वो इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि प्लांट को कंजर्व किया जा सके अलग अलग टेक्निक से, जिससे कि ये फ्यूचर में दूसरे काम में यूज़ किया जा सके। वर्किंग ग्रुप ऑफ NMPB ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट है NMPB और ICAR NBPGR ऑन बिहाफ ऑफ ICAR वुड डेवलप डिटेल्ड मॉडलिटीज़ फॉर सीड स्टोरेज ऑफ MAPGR। तो इन सारे जो प्लांट हैं ये सब मेडिसिनल यूज़ के जो प्लांट्स होते हैं, इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, संरक्षण देने की बात की जा रही है, जिससे कि इन प्लांट्स का आपको देखने को मिले कि कोई इन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके, जिससे कि इनका मेडिसिनल यूज़ जो है वो प्रॉपरली देखने को मिले। ट्रेडिशनली ये मेडिसिन के रूप में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी जाती थी बहुत पुराने समय से इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में। और इंडिया के अंदर एक बहुत ही रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है मेडिसिनल प्लांट्स में, जिसे अब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं काफ़ी अलग अलग जो आयुर्वेदिक संस्थाएं जैसे पतंजलि वगैरह ये सब काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इन मेडिसिनल प्लांट्स पे, और इनको कंजर्व और प्रिजर्व करने की काफ़ी जद्दोजहद कर रही हैं। यहाँ पे बात की जा रही है डायरेक्ट सीडिंग मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो कि आप देखेंगे माइग्रेशन जो इतना ज़्यादा अभी तक देखने को मिलता था, ज़्यादातर जो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सारे स्टेट से जो पंजाब में लोग काम करने आते थे, उनकी काम करने ना आने की वजह से अब जो पंजाब की सरकार इस चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई थी आज तक, और आज ये आसानी से इम्प्लीमेंट कर पा रही है, क्योंकि लेबर शॉर्टेज इतना ज़्यादा है पंजाब के अंदर कि अब जो किसान है वहाँ पे जो जिन्हें चावल की फसल अब उगानी है, पैडी राइस जो उगानी है फसल, इसमें उनको टेक्निक जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। नॉर्मली जो वो ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटेशन करते थे जिसमें वो राइस को उगाते थे, चावल को उगाते थे, अब देखने को मिलेगा ज़्यादातर डायरेक्ट सीड मेथड का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि जो स्टबल बर्निंग है, जो हर साल बहुत सारी भूसी देखने को मिलती है, जिसकी जब आप देखेंगे चावल की खेती होती है, जब चावल निकाला जाता है धान से, तब बहुत सारी भूसा देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें जब किसान जला देते हैं तो एयर पोल्यूशन उससे बहुत ज़्यादा होता है। फिर दिल्ली जैसे आप जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पे ये धुआं जब उड़ के आता है तो दिल्ली के लिए एक एडिशनल स्ट्रेस बन जाता है, वहाँ का पोल्यूशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पोल्यूशन लेवल से भी हेल्प मिलेगी कि ये एयर पोल्यूशन कम हो। आफ्टर हार्वेस्ट जो किसान जला देते थे वो अब जब स्टबल ही कम होगा तो फिर बर्निंग भी कम होगी। इसमें बेसिकली आप देखेंगे 20 से 25 दिन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इशू वाले होते हैं, क्योंकि जो रीज़न ऑफ फॉर स्टबल बर्निंग इज़ रादर देन ऑप्ट वेज। अगर आपको स्टबल बर्निंग से बचना है तो आपको दूसरे मेथड यूज़ करने होंगे, जैसे कि डायरेक्ट सीडिंग मेथड। ये काफ़ी समय से पंजाब सरकार बोलती आ रही थी कि ये आप मेथड अडॉप्ट करिए, जिससे कि स्टबल कम प्रोड्यूस हो और आप इसे कम जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन भी कम होगा। लेकिन किसान मानने को नहीं तैयार हुए, इंस्पाइट कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंटरवीन किया लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे थे। तो अब ये उन्हें मजबूरी में लेबर शॉर्टेज की वजह से ये प्रैक्टिस को अपनानी पड़ रही है। इस साल पंजाब गवर्नमेंट ने रिलैक्स किए हैं जो सोइंग शेड्यूल्स हैं, जो ज़मीन में जो बीज बोने की बात है उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है, और फार्मर्स ने इसी वजह से डायरेक्ट सीडिंग की तरफ वो बढ़े हैं। DSR जो है डायरेक्ट सीडिंग क्रॉप जो है वो मैच्योर हो जाती है 7 से 10 दिन पहले नॉर्मल, अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटेशन से। तो ये एक अच्छी बात है कि जल्दी फसल भी हो जाएगी, उसके बाद भूसा भी कम निकलेगा, एयर पोल्यूशन भी कम होगा। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप बोल सकते हैं कि ये टेक्निक है। DSR जो टेक्निक है उसमें बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है, स्टबल बहुत कम निकलता है, और इसमें जो जो रेसिड्यू जो होता है, मतलब जिसे आप बोल सकते हैं कि जो बचा हुआ फसल काटने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे मैनेज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है मिज़ोरम अर्थक्वेक की। मिज़ोरम आप देखें अगर तो ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ता है मिज़ोरम, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मणिपुर त्रिपुरा को बॉर्डर करता है। आप नॉर्थ ईस्ट में सारे स्टेट्स याद कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम।
कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मिज़ोरम को रखा गया है, मिज़ोरम जोन को स्केरी अर्थक्वेक्स के अंडर में। और इसमें बोला गया है कि यहाँ पे दो सबटरेनियन फॉल्ट्स हैं। फॉल्ट्स क्या होते हैं? फॉल्ट्स जैसे आप देखेंगे ये अर्थ के अंदर एक पार्ट है, यहाँ पे एक ये सिस्टम है। ये मान लीजिए कि ये सॉफ्ट रॉक है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा हार्ड रॉक है। तो जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो अर्थ के नीचे ट्रेमर्स क्रिएट होते हैं, झटके जिसे आप बोलते हैं। जो रॉक्स एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको देखेंगे अर्थ के नीचे बहुत ह्यूज कभी कभी झटके देखने को मिलते हैं, कभी कभी हल्के झटके देखने को मिलते हैं, जिस वजह से अर्थक्वेक आपको देखने को मिलता है। तो वही फॉल्ट यहाँ पे देखने को मिला है, सबटरेनियन फॉल्ट। स्टेट जो चंभाई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये देखने को बेसिकली मिलता है। और जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झटके देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इट विल नॉट बी अ केस ऑफ वरी, चिंता करने की इतनी ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि ये सारे झटके जो है रेक्टर स्केल 5 से नीचे ही रिकॉर्ड किए गए हैं। आप देखेंगे रेक्टर स्केल बेसिकली जब अर्थक्वेक आता है तो इसको मेजर करने के लिए एक टेक्निक है अर्थक्वेक। इन जो झटके होते हैं इनको रेक्टर स्केल पे रिकॉर्ड किया जाता है, और इस उस हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि कितना बड़ा अर्थक्वेक है ये। मिज़ोरम में एक्सपीरियंस किया गया पिछले 8 जो मॉडरेट अर्थक्वेक्स आए हैं जुलाई 21 से जुलाई 9, जून 21 से जुलाई 9 के बीच में, वो बेसिकली 4.2 से 5.5 के बीच में रहे हैं रेक्टर स्केल के। एपिसेंटर जो रहा है बेसिकली वो आपको देखने को मिलेगा बीनीथ चंभाई डिस्ट्रिक्ट ही देखने को मिलेगा, जो कि म्यांमार के साथ आपको यहाँ पे कुछ बॉर्डर करता हुआ नज़र आएगा। इंक्लूडिंग जो लेटेस्ट मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक आया वो 4.3 के आसपास का था, और लगभग ये 10 किलोमीटर ज़मीन से 10 किलोमीटर गहराई में ये अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। तो ये है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो एडजॉइनिंग, एक मिनट, एडजॉइनिंग जो सैटुअल और सरशिप डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारी जगहों पे देखने को मिलता है। अर्थक्वेक जो है बेसिकली पार्ट है हैपन इन दैट पार्ट ऑफ मिजोरम, जो कि आप देखेंगे दो जियोलॉजिकल फॉल्ट्स जो हैं चर्चापुर और माओ फॉल्ट, इन दोनों मैट फॉल्ट के बीच में देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको बताया फॉल्ट क्या होता है, उन फॉल्ट्स में बेसिकली अगर ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे अर्थक्वेक बताया जाता है कि अर्थक्वेक क्यों होता है। बेसिकली जो एक दो प्लेट्स आपस में जब टकराती हैं एक दूसरे पे, जब क्रश करती हैं एक दूसरे को ये दोनों प्लेट्स, तब अर्थक्वेक में ये देखने को मिलता है, ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। और इसकी वजह से अगर ये सी बेड के नीचे होता है तो काफ़ी बार सुनामी जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहीं की बात की जा रही है। कुछ यहाँ की जो म्यांमार के साथ ये बॉर्डर करता है मिजोरम, इम्पॉर्टेंट है। आप याद रखिए जब भी कुछ पढ़िए तो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, उसका जो जोग्राफिकल एंगल है वो ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको एक आइडिया रहे कि कहाँ की बात की जा रही है। तो ये मिज़ोरम था बेसिकली। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मिज़ोरम जो कोएक जोन है, यहाँ पे फॉल्ट्स जो है ये डिसकंटिन्यू करते हैं, क्रैक्स रिजल्ट डिफरेंशियल मोशन विद इन अर्थ क्रस्ट, और लेटरल स्लिपेज ऑफ अर्थ होता है, यहाँ पे क्रस्ट देखने को मिलता है, और इसी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक होता है। बेसिकली चर्चापुर माओ फॉल्ट इसको नेम किया गया है आफ्टर 2 प्लेसेस इन मणिपुर एंड रन्स नॉर्थ साउथ इनटू म्यांमार अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ चंपाई। ये सारी चीज़ें हैं। मैट फॉल्ट रन्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप देखेंगे कि ये बेसिकली ये लाइन है, और साउथ ईस्ट अक्रॉस मिजोरम के अंदर देखने को मिलेगा बीनीथ रिवर सरशिप रिवर कहाँ पे है, डायरेक्ट आपको पूछने को मिल जाएगा कि ये रिवर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, मैट। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो बहुत सारे शैलोवर जो कम गहरे ट्रांसवर्स माइनर फॉल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा डीप होने की वजह से इसमें इतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। कारण वही है कि जितना ज़्यादा अगर डीप में कोई क्रशिंग होगी तो उतना ऊपर अर्थक्वेक कम आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं नेट ग्रिड के बारे में बात की जा रही है। नेट ग्रिड मतलब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अभी इन्होंने एक एमओयू साइन किया, जिससे कि ये जो सेंट्रल डेटाबेस है उसको उसके एफआईआर जो भी लॉन्च होती हैं स्टेट लेवल पे, वो सारे जो एफआईआर से उनके बारे में एक डेटा एक्सेस कर पाएंगे, और जो स्टोलन व्हीकल्स हैं, जो चोरी किए गए व्हीकल्स हैं, उनके बारे में एक
उनको ढूंढने में हेल्प मिलेगी। बेसिकली इससे हेल्प मिलेगी कि जो नेटग्रिड है वो इन्फॉर्मेशन लेगा, डिटेल्स जो कि मेंशन की जाती हैं एफआईआर के अंदर, जैसे कि नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ जो जिसने कंप्लेन फाइल करी एफआईआर, उसके बाद टेलीफोन नंबर, इन सारे इन लोगों के, और जो दूसरी डिटेल्स होती हैं एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये डिटेल्स एक्सेस कर पाएगा नेटग्रिड। आप देखेंगे एनसीआरबी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आता है, और जो स्टेट पुलिस होती है वो आती है स्टेट के अंदर में। मतलब हमारे देश में जो 7th शेड्यूल है, जो कि आप देखेंगे उसमें 3 लिस्ट आती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर में आपको पुलिसिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देंगी। उसके बाद जो सेंट्रल लिस्ट होती है वहाँ पे आपको बेसिकली जो आप देखेंगे रिवर्स का जो डिस्प्यूट होता है वो देखने को मिलेगा, और जो टेरिटोरियल इश्यूज होते हैं वो सारे देखने को मिलेंगे, और जो सारे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जिसमें अलग अलग बायलेटरल रिलेशंस होते हैं देशों के, वो सारे फॉरेन पॉलिसी देखने को मिलेगी, वो सेंट्रल इश्यूज। कॉन्करेंट लिस्ट में भी दो वो लिस्ट होती है बेसिकली जिसमें दोनों स्टेट और सेंटर मिल के काम करते हैं और मिल के लॉ बनाते हैं, हालांकि प्रेफरेंस उसमें सेंटर का ज़्यादा होता है। तो ये यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो वो बेसिकली जो प्रोविजंस हैं ये जो हैं वॉयलेट करते हैं, कि जो अब स्टेट का जो डेटा स्टेट कलेक्ट करेगा उस पर अगर सेंटर अपना हक जमाएगा तो वहाँ पे क्लैश ऑफ आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। जो इसके ये जो है इट डज़ नॉट वायलेट लीगल प्रोविजंस एज एफआईआर। अगर आप देखेंगे जो एफआईआर यहाँ पे आप देखेंगे इसे शेयर की जाती है सारे पुलिस स्टेशंस में, लेकिन स्टेट पुलिस इसमें नेटग्रिड का पार्ट नहीं होगी। वही मैंने आपको बताया, इट विल बी अ मीडियम फॉर एटलीस्ट 10 सेंट्रल एजेंसीज इसको इस डेटा को एक्सेस कर सकेंगे, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ जिसे आप बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिससे कि ये आपको देखने को मिलेगा ये सारा डेटा एक्सेस कर सकेंगे। जो डेटा प्रोक्योर किया जाएगा नेटग्रिड के द्वारा वो 21 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रोक्योर किया जाएगा अलग अलग यूज़ के लिए, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर हो गया, टैक्स रिकॉर्ड्स हो गए, बैंक हो गया, इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आपका डेटा शेयर करा जाएगा, जिससे कि अलग अलग लेवल पे जो एक सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी है, वो उसे कहीं ना प्रोटेक्ट किया जा सके। बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्सेस की जाती है किसी एक एजेंसी के द्वारा, और जो ग्रिड है वो एक मान लीजिए किसी अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री ने ये डेटा एक्सेस किया तो ये किसी और के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकती, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम होगा जो कि रिक्वेस्ट एंड द रिक्वेस्ट विल लैंड डायरेक्टली ऑन द कंसर्न डिपार्टमेंट। वही मैंने जो आपको बताया कि एक बार जो डेटा एक्सेस किया वो डेटा किसी और के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। डेटा ग्रिड जो है ये एक तरीके का लिंक की तरह काम करेगा बिटवीन इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। जैसे कि आप देखेंगे इन्वेस्टिगेशन जैसे पुलिस का काम है, सीबीआई का काम है, तो यहाँ पे जो ये सारा डेटा अपना लिंक जो शेयर इस हिसाब से आपको देखेंगे कि जो आतंकवादी गतिविधियां आप देखते हैं, जो बड़े पैमाने पे जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसमें कम लगाम लगाने में हेल्प मिलेगी, और जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनको ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी। बड़े बड़े आतंकवादियों का जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है उसको कहीं ना कहीं ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा चोरी वगैरह की जो समस्याएँ हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार एड्रेस करने में कामयाब होती हुई नज़र आएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि सरकार हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए ये एक अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। यहाँ पे बात की जा रही है टाइगर सेंसस की। टाइगर सेंसस बेसिकली अभी जो फोर्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 को देखने को मिला, उसमें देखा गया कि जो इंडिया के जो टाइगर हैं वो अब 2006 के कंपैरिजन में अप्रॉक्स डबल हो चुके हैं। 2967 टोटल टाइगर्स देखने को मिलते हैं। अब अगर आप देखेंगे ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया कि वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप के अंदर वाइल्ड लाइफ सर्वे हुआ उसमें देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया के अंदर पाए गए, और लगभग ये नंबर मैंने आपको बताया 2967 हो गया है। इंडिया के अंदर इस समय लगभग 75% जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है वो है, और इस वजह से हमने जो अपना जो टारगेट सेट किया था सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 के अंदर, जिसमें कि हमने बोला था कि 2022 तक हम अपने टाइगर्स के जो नंबर हैं उसको डबल करेंगे, उसमें हम
काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी 2020 चल रहा है, हमने ये जो टारगेट है 2022 से 2 साल पहले ही अचीव कर लिया है। ये जो कैमरा ट्रैप्स हैं ये जो अलग अलग जंगलों में लगाए जाते हैं, जिससे कि जैसे ही अगर वहाँ से कोई शेर निकला तो वो उनकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2018 में स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया, उसमें बात की जा रही थी एक्सटेंसिव फुट सर्वेस करे गए, और लगभग ह्यूज 5,22,000 के आसपास किलोमीटर एरिया, स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया गया, और बहुत ह्यूज लेवल पे सैम्पलिंग हुई, जिससे कि पता लगाया जा सके एग्जैक्टली कितने टाइगर सेंसस, कितने टाइगर हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे अगर कि जो जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन है वो हर कोऑर्डिनली किया जाता है, और इसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसमें टेक्निकल सपोर्ट लेती है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि इसके पार्टनर हैं। फ़ोटो जो है वो ली जाती है इसमें, और उस हिसाब से एग्जैक्टली टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बताई जाती है, कितनी पॉपुलेशन है वो एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट करके ही समझा जाता है, कि अलग अलग फ़ोटो लेके उसके बाद उसका ये इंश्योर करना कि कहीं एक ही टाइगर कई बार रिकॉर्ड नहीं हो गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको देखने को मिलेगा जो टाइगर का सर्वे हुआ उसमें कई बार क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया, अलग अलग एनवायरमेंटल एजेंसीज़ के द्वारा, टाइगर जो सर्वे करते हैं वो उन सब लोगों के द्वारा। लेकिन अब जब फोटो कैप्चरिंग से ये जो डेटा को बोला गया है कि ये डेटा सही है, तो ये आप बोल सकते हैं सही है। और इसमें आप देखेंगे देर इज़ नो पैरेलल ऑफ फोकस्ड स्पीशीज़ ओरिएंट प्रोग्राम लाइक प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी तरह और ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे कि ज़्यादा ऐसे ही फ़ोटो से जो कैप्चरिंग करी जाती है, इससे और दूसरी स्पीशीज़ को भी टैकल किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं एलिफेंट्स हो गए, या फिर आप देख सकते हैं जो हमारे देश में गैंडा हो गया, वो उसको टैकल कर सकते हैं। और जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनके लिए भी ऐसी ही टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली इसे पहले स्टार्ट किया गया था 9 टाइगर रिजर्व्स के अंदर, उसके बाद 50 और टाइगर रिजर्व्स में करंटली इसे यूज़ किया गया इस प्रोसेस को, जिससे कि टाइगर की पॉपुलेशन को नापा जा सके। आप देखेंगे इंडिया इज़ नाउ फर्मली इस्टेब्लिश्ड अ लीडरशिप रोल इन टाइगर कंजर्वेशन। अब इंडिया एक लीडर के तौर पे नज़र आया है टाइगर कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी टाइगर की पॉपुलेशन संभालने में कामयाब रहा है, और बेंचमार्क सेट किया है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड के लोग अब अपने भी देशों में ऐसे ही टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाएं। अगर आप इंडिया में देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा आपको टाइगर देखने को मिलेंगे, लगभग 526। उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद दूसरे स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा टाइगर देखने को मिलते हैं। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कूल रूफिंग सॉल्यूशंस, जो कि आप देखेंगे जीएस मेंस 3 का एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस समय इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अर्बनाइजेशन हुआ। हालांकि अभी कोविड-19 की वजह से सब वापस अपने घर गए हुए हैं, लेकिन जल्दी ही जैसे ही इकोनॉमी, जैसे ही इंडस्ट्रीज चालू होंगी, सही से अपने फुल फॉर्म में आएंगी, ये सभी लोग रिटर्न करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ह्यूज अर्बनाइजेशन हुआ इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज देखने को मिला, क्योंकि आप देखेंगे पहले दिल्ली के अंदर एक सिंपली एक बंजर ज़मीन हुआ करती थी, जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब्स बने, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट्रीज डाली गई, तो वैसे ही ज़्यादा लोग यहाँ पे नौकरी की तलाश में आए और यहीं पे आके बस गए, जिस वजह से आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज देखने को मिलती है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप देखेंगे जो 2018 के अंदर आप 34% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो सिटीज़ के अंदर रहती है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40% ये नंबर 24 से 40% हो जाएगा बाय द टाइम ऑफ 2030, यानी कि आने वाले 10 सालों के बाद ये नंबर लगभग 40% तक हो जाएगा। और लगभग यहाँ पे आपको 75 जो परसेंट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का देखने को मिलेगा सिटीज़ के जो कामगार हैं उनके द्वारा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे रियल इस्टेट सेक्टर के बारे में। अगर
आप देखेंगे जैसे ही किसी भी जगह पे आप देखेंगे जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहाँ पे अच्छा पानी चाहिए, अच्छा फूड फैसिलिटी चाहिए, अच्छी हेल्थ सिस्टम चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से मैनेज करनी ज़रूरी है। और इन सारी वजह से आपको देखने को मिलेगा वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट में की वजह से सारे पोल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो ये सारे चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना भी कहीं ना कहीं एक इशू बन जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ग्रोइंग अर्बनाइजेशन की वजह से जो रियल इस्टेट सेक्टर है इंडिया का लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर बन गया है एग्रीकल्चर के बाद, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 6 से 7% ऑफ जीडीपी। और ये 2017 की बात की जा रही है और इसे लगभग 13% और इंक्रीज देखने को मिलेगा 2025 तक। तो आप समझ सकते हैं रियल इस्टेट सेक्टर का। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो अर्बनाइजेशन के अंदर देखने को मिलती है, उससे ये पता चलता है कि जो ओपन स्पेसेस हैं अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में, वो और ज़्यादा पेव्ड सरफेस कवर देंगे, हीट ट्रैपिंग रूफ्स करेंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, तो आपको देखेंगे जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे लोग घर बनाएंगे, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे एक जो टेम्परेचर है, आप देखेंगे अगर नॉर्मल रूफ जो होती हैं वहाँ पे जब उनकी छतों पे ये जो सनलाइट गिरती है, इस वजह से ये लोग ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब जब होती है तो ये लोग ज़्यादा एसी चलता है, ज़्यादा एसी चलता है तो ज़्यादा जो उससे उसकी वजह से आपको एमिशन होता है, ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पोल्यूशन के। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो बिल्डिंग्स हैं बेसिकली ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं इंक्रीमेंटल हीट जनरेशन की, ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं ये बिल्डिंग, क्योंकि इससे जो लाइट है वो सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो 60% से ज़्यादा जो रूफ्स हैं इंडिया के अंदर में वो कंक्रीट की बनी हुई हैं, या फिर उसमें कंक्रीट, मेटल, एस्बेस्टस यूज़ होता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा कंक्रीट जो रूफ्स होती हैं वो हीट एब्जॉर्ब कर देती हैं। उसके वजह से आपको देखने को मिलेगा जो हीट सरफेस है वो बहुत ज़्यादा जब आप देखेंगे छत हीट हो जाती है तो इस वजह से आपको देखेंगे जो हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसका कि आपने देखा होगा कई बार यूरोप के अंदर जिक्र होता है क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा ये हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब जो छतों के द्वारा करी जाती है, उस वजह से जो वहाँ का टेम्परेचर है, वहाँ पे जो एनर्जी कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। और ये इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा ड्राइव टेम्परेचर हायर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, लगभग 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मली बढ़ जाता है। और जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें आप देखेंगे 30% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन देखने को मिलता है, इसी वजह से, क्योंकि ज़्यादा गर्मी मतलब ज़्यादा देर एसी चलना, तो ये इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है। ये एक आप इसमें देखेंगे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देखने को मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे जो बहुत सारे इसमें एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिससे कि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके, उसमें आप देखेंगे जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको फोकस करना होगा, जो बिल्डिंग का जो तरीका है, बनाने का तरीका है, उसकी रूफ को, वो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी। हैदराबाद के बारे में अगर देखें, हैदराबाद को इंडिया का जो है बेस्ट सिटी बोला जाता है। मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स के द्वारा पिछले 6 सालों से लगातार बेस्ट सिटी बना हुआ है। तो आप ये याद रख सकते हैं मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स के द्वारा किस जगह को सबसे अच्छा शहर बोला गया, तो डायरेक्ट आंसर बन जाता है हैदराबाद। तो ऐसे आप डायरेक्ट प्रीलियम फोकस पॉइंट्स याद रख सकते हैं। हैदराबाद जो है सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2019 से फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल इस्टेट मार्केट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कमर्शियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिस स्पेस है, वहाँ पे लगभग आपको देखने को मिलेगा जो कि 100 मिलियन स्क्वायर फीट हुआ करता था 2015 में, ये बोला जा रहा है कि 2021 तक ये 200 मिलियन हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं वहाँ पे जो ज़मीन की ज़रूरत है लोगों को कितनी ज़्यादा है और कितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है, क्योंकि अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो आपको देखने को मिलेगा। अच्छी सुविधा मतलब अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोग रहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखें ECBC गाइडलाइंस आप देखेंगे तो तेलंगाना ने बहुत सारे एक क्वालिटी स्टेप्स लिए हैं जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि एनर्जी एफिशिएंसी जो इंश्योर किया जा सके कि वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से किया जा सके, और इनकॉर्पोरेट किए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी
कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ईसीबीसी जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे ईसीबीसी के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है तेलंगाना के द्वारा। ये इसमें सेट किया जाता है जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, इंक्लूडिंग कैटेगरीज सच एज मल्टीप्लेक्सेस, हॉस्पिटल्स में ये सारी चीज़ें इंश्योर करी जाती हैं। और जो प्लॉट 1000 स्क्वायर मीटर्स के है वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिससे कि जो टेम्परेचर है बिल्डिंग का उसे हेल्प करी जाए कि वो टेम्परेचर कम रहे। साथ ही साथ जो वहाँ से जिसे बोलते हैं आप इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो छत की से रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन को जब आप बढ़ा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। स्टेट ने जो मैंडेटरी ईसीबीसी जो गाइडलाइंस है वो कर दी है कि आपको ईसीबीसी के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो ही करना होगा। ग्रीन बिल्डिंग कोड सेट किए हैं जिससे कि हेल्प मिलेगी जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है उसे कंट्रोल करने में। एडिशनली जो लो कॉस्ट सोल्यूशंस हैं वो अवेलेबल हैं जिससे कि कम करी जा सके हीट स्ट्रेस, जो हीट एब्जॉर्ब करी जाती है रूफ्स के द्वारा वो कम करी जा सके। और जो डिपेंडेंस ऑन एयर कंडीशनर है, जो एसी पे जो लोगों का डिपेंडेंस है कि एसी के बगैर रह नहीं पा रहे हैं, एसी के बगैर बिल्कुल उनकी जान निकली जा रही है, तो वो जो डिपेंडेंसी है एसी के लिए वो कम करने की बात की जा रही है यहाँ पे। कूल रूफ्स कैसे कर सकते हैं आप? कूल रूफ्स एक बेसिकली सिंपल सोल्यूशन है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है और अर्बनाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं उनको इजीली एड्रेस करता है। क्योंकि कूल रूफ्स में आप देखेंगे जो ये सनलाइट होती है उसको पूरी तरीके रिफ्लेक्ट कर देता है, काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो हीट है वो कम एब्जॉर्ब करता है। ज़्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो जो वापस ये रूफ़ के नीचे का जो टेम्परेचर है ये काफ़ी हद तक सेफ़ रह पाता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप देखेंगे डिपेंडिंग ऑन सेटिंग के हिसाब से ये इसे हेल्प करता है कि 2 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर को कम किया जा सके। और इससे आप देखेंगे एसी पे लोड भी कम पड़ता है, और एसी पे जब लोड कम पड़ेगा तो लोग कम देर एसी चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लिंक करके जब भी पढ़ें तो इसको लिंक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ट्रेडिशनल रूफ्स जो हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। जो रूफ्स होती हैं ये बेसिकली पोटेंशियली इनकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाता है। कूल रूफ्स की वजह से एनर्जी सेव होती है, एनर्जी बच जाती है। इसी वजह से जो कूलिंग अप्लायंसेज हैं जैसे कि फैंस और एयर कंडीशनर ये कम देर चलते हैं और एनर्जी जो इनका कंजप्शन है वो कम हो जाता है। जो कुछ इनिशिएटिव तेलंगाना के द्वारा जो लिए गए हैं वो है रियलाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ लो कूल रूफिंग टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से इंश्योर किया गया, जिससे कि हर बिल्डिंग में ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ का जो एनर्जी कंजप्शन है वो कम किया जा सके। तेलंगाना वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज करता है एनवायरनमेंट पे, तो ये आप याद रख सकते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं वो इस सेगमेंट का पार्ट नहीं है हालांकि, लेकिन जो करेंटली तेज़ी से बढ़ रहा है फुटप्रिंट वो उसमें आप देखने को मिलेगा कि जो कमर्शियल एक्टिविटी ऑन स्टेट है वो वहाँ पे भी कूल रूफ्स को यूज़ करने की ज़रूरत है। कूल रूफ्स को ऑलरेडी यूज़ किया जाता है प्रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है उसमें, तो ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद वे फॉरवर्ड में अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अप्रोच है एक्सट्रीम हीट और अर्बनाइजेशन चैलेंजेस को जो कि उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिससे कि अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे ये काम कर सकें। इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म आप यहाँ पे देखेंगे जो प्रोएक्टिव डिजास्टर एक्शंस देखने को मिलते हैं वो रिड्यूस करते हैं इस रिस्क को, और जो इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा वो उसमें ज़रूरी है कि प्रॉपर पॉलिसीज़ हों, प्रोग्राम्स लाए जाएं, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि जो टेम्परेचर है उस रूफ़ का, जहाँ पे भी टेम्परेचर आप देखेंगे तेलंगाना में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, अगर वहाँ पे इस टेम्परेचर को कहीं ना कहीं अगर होल मैनर पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो पूरा ओवरऑल एरिया है, पूरा ओवरऑल स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का या सिटी का जो एरिया है वहाँ पे आपको एनर्जी का जो कंजप्शन है वो कम देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत रिगरसली अप्लाई करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे जो अर्बन बिल्ट है इन स्पेस, वहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे उनको स्मार्ट तरीके से बनाया जाए। एक अवेयरनेस होनी चाहिए जिससे कि जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें आपको कैसे अच्छी से अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एनर्जी एफिशिएंट बनाना है। इसीलिए गवर्नमेंट काफ़ी एम्फसाइज कर रही है गो ग्रीन। ग्रीन आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप
अपनी बिल्डिंग के अराउंड एक टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे ज़्यादा पेड़ों की हेल्प से। प्रॉपर एक अगर वहाँ पे कोई तालाब वगैरह होगा तो और अच्छा रहेगा। ये सारी हेल्प करती हैं, ये सस्टेनेबल यूज़ है जिससे कि आप अपने एरिया का यूज़ करके अच्छे से वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हम फोकस करें अपने टारगेट्स पे और उन एनवायरमेंटल टारगेट्स को हिट भी करें। आप देखेंगे जो टारगेट है वो बेसिकली वेल फंक्शनिंग होनी चाहिए इकोसिस्टम की, और जो सप्लायर्स और इंस्टॉलर्स हैं वो प्रॉपरली इसमें काम करें। लार्ज स्केल मार्केटिंग देखने को मिलती है इसमें। जो कॉन्सेप्ट है मेक की जो बिल्डर्स यूज़ करते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको देखेंगे एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। जो कूल रूफ्स के इशू में कूल रूफ सोल्यूशन जो हैं ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी और कॉस्ट से बचाई जा सकती है। यहाँ पे बात की जा रही है स्नेक बाइट्स, जो कि GS3 इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एक स्टडी करी गई, उसमें बोला गया कि इंडिया के अंदर 1.2 मिलियन यानी कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों की स्नेक बाइट की वजह से, सांप के काटने की वजह से डेथ हो गई है पिछले 20 सालों में। और ये जो नंबर अगर आप हर साल के हिसाब से देखें तो 58,000 लोग सांप के काटने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं खतरे की बात है। लगभग 70% जो डेथ देखने को मिलती है वो ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेगी, जैसे कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, इन सारे स्टेट्स में के जो गांव वाले एरियाज़ है वहाँ पे ये आपको नंबर हाई देखने को मिलेगा। अभी जो स्टडी की गई उसमें देखा गया कि जो आधे से ज़्यादा स्नेक बाइट डेथ्स हुई हैं वो ज़्यादातर मानसून पीरियड में देखने को मिली, जून से सितंबर के बीच में। क्योंकि आप देखेंगे जून से सितंबर जब ये मौसम होता है मानसून का तो सांपों के बिल के अंदर पानी घुस जाता है। तो जब सांपों के बिल में पानी घुस जाता है उनके लिए घर नहीं होता है, तो वो घरों की तरफ, जो नॉर्मल इंसान के घर होते हैं वहाँ पे जाते हैं, खेतों की तरफ जाते हैं। और वहाँ पे जब ये ह्यूमन कांटेक्ट में आते हैं, मान लीजिए किसी इंसान ने पैर रख दिया किसी सांप के ऊपर तो वो काट ही लेगा ना। यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। मोस्ट ऑफ द जो इसमें आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर वेनम जो देखने को मिलता है जो इसकी वजह से लोगों की जान जाती है वो है रसल वाइपर, क्रैट्स और कोबराज की वजह के काटने की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों की जान जाती है। जो स्नेक बाइट डेथ है उसमें आपको देखने को मिलेगा 90% रूरल एरियाज़ में ही स्नेक बाइट देखने को मिलती है, क्योंकि गाँव में ही ज़्यादातर सांप होते हैं। आप देखेंगे शहरों में तो वैसे ही कोई ज़्यादा लैंड ही नहीं होता, ज़मीन ही नहीं होती, लोगों की जो पक्की ज़मीन होती है तो वहाँ पे सांप को वगैरह आ भी नहीं पाते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा 59% मेल्स को स्नेक बाइट देखने को मिलती है, 41% फीमेल्स को। और सबसे ज़्यादा जिस एज में आप देखेंगे कि ये स्नेक बाइट 15 से 29 ईयर्स के बीच में ये स्नेक बाइट लोगों को देखने को मिलती है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉज ऑफ वरी और है ये कि इसमें जो एनुअल स्नेक बाइट डेथ है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर 8700 लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं ऑन एन एवरेज। उसके बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में 5200 और बिहार में 4500 लोग अपनी जान हर साल गंवा देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली बताता है कि जो स्नेक बाइट है इसे टॉप प्रायोरिटी नहीं दी जाती है और इसे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ माना जाता है। अगर थोड़ा सा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल, जिसके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जैसे पोलियो हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, इन सारी बीमारियों के बारे में अच्छे से देखे, ध्यान दे और प्रॉपर वैक्सीनेशन और दूसरी चीज़ों पे। उसके बाद ये पार्ट है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है। इसके 6 ऑटोनॉमस रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि आपको अफ्रीका के अंदर ब्राज़ील, यूरोप के अंदर कोपेनहेगन, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर न्यू दिल्ली, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर कायरो और वेस्टर्न पैसिफिक मनीला, और जो अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। WHO को इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 के अंदर और इसी दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर भी मनाया जाता है। अगर आप देखेंगे जो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है वो WHO के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो स्टेट्स हैं अफेक्टेड ये हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये सारे स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट्स के केसेस।
उसके बाद आप देखेंगे जो यहाँ पे जो डेथ है वो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड है लोअर ऑल्टीट्यूड और इंटेंसली एग्रीकल्चर एरियाज़ में, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर खेती देखने को मिलेगी वहीं पे आपको ज़्यादातर ये सांप काटने के इश्यूज देखने को मिलेंगे। ये जो है एक एनुअल एपिडेमिक है जिसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। गवर्नमेंट को प्रॉपर वो अगर लोगों के लिए जानकारी मुहैया कराए, प्रॉपर एंटी वेनम रखे, तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो का जो डेटा है वो सिर्फ 10% ऑफ एक्सपेक्टेड हॉस्पिटल बेस्ड डेथ्स को ही कैप्चर करता है, यानी कि जो 90% लोग हैं उनका जो डेटा है वो काउंट ही नहीं हो पाता है। क्योंकि आप देखेंगे नॉर्मली हर इंसान जो सांप काटने के बाद हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, और जब हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता तो वहां पे ये चीज़ क्लेम नहीं करी जा सकती कि उसकी डेथ किस वजह से हुई। ओवरऑल जो लाइफ टाइम रिस्क है इसमें आप देखेंगे कि जो स्नेक से अगर प्रोबेबिलिटी आप देखें तो एक 250 में से कोई एक बंदा ही स्नेक बाइट का शिकार होता है, लेकिन कुछ एरियाज़ में ये जो रिस्क है 100 में से एक मतलब बंदा स्नेक बाइट का शिकार हो सकता है। ऐसा कुछ एरियाज़ में भी पॉसिबल होता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये इशू है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे आपको स्नेक बाइट ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए स्नेक सेफ हार्वेस्ट के बारे में। जो प्राइमरी विक्टिम है स्नेक बाइट का वो ज़्यादातर रूरल फार्मर, किसान, गांव का किसान या उसकी फैमिलीज ही ज़्यादातर इससे सफ़र करती हैं। इससे चाहिए कि सरकार लोगों को एजुकेट करे और सिंपल मेथड से, जिससे कि स्नेक सेफ हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा सके। जैसे कि आप अगर स्नेक बाइट से बचना है तो आप नॉर्मली रबर बूट्स पहनिए, अपने हाथों में दस्ताने पहनिए, मॉस्किटो नेट्स लेके चलिए, रिचार्जेबल टॉर्च लेके चलिए, मोबाइल में फ़ोन लाइट जो होती है वो जला के चलिए रात के समय में, जिससे कि जो रिस्क है स्नेक बाइट का वो कम किया जा सके। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि आज के समय ज़रूरत है कि जो नॉलेज है वो बढ़ाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। जो वेनेमस स्नेक हैं, जो ख़तरनाक जहर वाले जहरीले सांप होते हैं, उनसे उनके बारे में लोगों को बताया जाए और उनसे दूर रहने की हिदायत दी जाए, जिससे कि उनको अगर ऐसे सांप काट भी ले तो वो उससे जल्दी से जल्दी उनको वेनम मिल सके जल्दी से, और वो इससे पहले ही काटने के पहले ही कोशिश करें कि वो अपने आप को बचा ले जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि स्नेक स्पीशीज़ का जो डेटा है वो उसमें आप देखने को मिलेगा कि क्लियर फोटोग्राफ्स के थ्रू, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अवेलेबल है इजीली इंडियन स्नेक्स .org पे, तो वहाँ से लोगों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक किया जा सकता है। उसके बाद एंटी वेनम्स के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया में सफिशिएंट कैपेसिटी में और बहुत ही ह्यूज प्रोडक्शन किया जाता है एंटी वेनम का, जिससे कि आप देखेंगे आप देख सकते हैं ये एंटी वेनम है। कोई भी अगर स्नेक आपको ब्राउन स्नेक काटेगा तो ये अगर आप इंजेक्शन लग गया तो आप पूरी तरीके ठीक हो जाएंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जिससे कि जो वेनमस स्नेक होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, उनसे लोगों को बचाया जा सके, और उनके जो वेनम है अगर वो कोई काट लेते हैं किसी को तो उनके जहर का काट जल्दी से जल्दी मिल सके एंटी वेनम के रूप में, जिससे कि लोग की जान बचाई जा सके। आप देखेंगे जो एंटी वेनम होता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है जो जहर है उसको, और उसके बाद आप देखेंगे जो स्पेक्टेकल्ड कोबरा है और जो अदर इंडियन कोबरा स्पीशीज़ है जैसे कॉमन क्रैट, उसके बाद आप देखेंगे रसल वाइपर, सौ स्केल्ड वाइपर, ये सारे जो 12 अदर स्नेक्स होते हैं वहाँ पे जिनकी फेटल बाइट जो जिनके काटने की वजह से देखने को मिलती है, उनके अभी तक जो वेनम्स हैं, एंटी वेनम्स जो हैं वो रिकवर नहीं किए जा सके हैं। तो ये चीज़ है। तो कुछ जगहों पे अगर आप बस सावधानी रखें, बेसिक नॉर्मल गाइडलाइंस फॉलो करें तो ऐसी समस्या से बचा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर आपको नहीं पसंद आता तो आपको डिसलाइक करने का पूरा हक है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। खूब शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हर जगह जितना से ज़्यादा आप अपने ग्रुप्स में, अपनी जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं दूसरे ग्रुप्स में वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर मेरा ये इस वीडियो की स्लाइड्स फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरे IS सूत्रा पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।